राइट, सो आपके पास डीबीएमएस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ होती हैं, तीन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ होती हैं। एक होती है आपके पास सेंट्रलाइज्ड, एक होती है आपके पास ओनरशिप बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरी होती है आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड। जो आपके पास सेंट्रलाइज्ड होती है उसके अंदर आप बेसिकली ये कहते हो कि आपके स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके जो प्रिविलेज पीपल हैं जिनके पास कीज़ हैं, और वो बेसिकली ग्रांट या रिवोक कर सकते हैं एक्सेस राइट्स। ठीक है, एक्सेस राइट्स क्या होते हैं आपके पास एक डीबीएमएस या डेटाबेस के अंदर, वो बेसिकली होते हैं क्या, अपडेट, इंसर्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ रहा, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, क्रिएट, ठीक है, रीड राइट, ये सारे आपके पास एक्सेस राइट्स होते हैं। अब द सेकेंड होता है आपके पास ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप बहुत सिंपल है कि ओनर जो भी होगा उसके पास राइट्स हैं कि वो बेसिकली रिवोक करता है, ग्रांट करता है। और डिसेंट्रलाइज ये बोलता है कि ओनरशिप यानी कि कोई ओनर है एंड दैट ओनर इज़ बेसिकली गिविंग अ कंट्रोल टू अदर यूजर्स टू हैव बेसिकली हैव एक्सेस राइट्स और समथिंग लाइक दैट। ना उसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं, उसकी क्वेरी ऐसे लिखते हैं कि हम ग्रांट क्या ग्रांट कर रहे हैं, आप या तो एक प्रिविलेज ग्रांट कर रहे हैं या आप एक रोल ग्रांट कर रहे हैं ऑन द टेबल। ठीक है, टू किसको, रोल को, क्योंकि आप रोल्स भी असाइन कर रहे हैं ना यूज़र्स को। इफ़ यू रिमेंबर रूल बेस्ड एक्सेस, आर बैक रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो उसके अंदर बेसिकली हम रोल्स पे भी असाइन कर रहे होते हैं चीज़ें, एक्सेस दे रहे होते हैं। सो इट कुड बी अ रोल, इट कुड बी अ यूज़र, और इट कुड बी अ पब्लिक। ठीक है, एंड देन यू से identified by password, right? So you need to give some password, and then with grant option कि आप उसको क्या grant कर रहे हो। विद ग्रांट ऑप्शन, सॉरी विद ग्रांट ऑप्शन आई एम नॉट श्योर क्या करता है, बट ग्रांट रोल बेसिकली ये बता रहा है कि क्या ग्रांट कर रहे हैं। और रिवोक बेसिकली क्या होता है आपके पास कि नाउ यू रिवोकिंग अ प्रिविलेज और द रोल ऑन द टेबल एंड फ्रॉम यूज़र रोल और पब्लिक। डेटाबेस यूज़र्स, तीन टाइप के यूज़र्स होते हैं। एक एप्लीकेशन यूज़र होता है जो बेसिकली जिसने क्रिएट की है या जो बेसिकली ओन करता है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, जिसने टेबल क्रिएट किया होगा, जिसने डिज़ाइन किया होगा, राइट। सेकंड होता है एंड यूज़र अदर दैन द एप्लीकेशन ओनर, विच मीन्स कि जो उस पर काम कर रहा है। ठीक है, विच एवर इस पर्सन इज़ लाइक ऑपरेटिंग ऑन इट, लाइक फिक्सिंग इट और अपडेटिंग द टेबल, तो उसके पास एक्सेस है। तीसरा है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ आर बैक डेटाबेस से बेसिकली यही बोल रहा है कि यू कैन हैव, इट्स मोर प्रेफरेबल कि आपके पास डेटाबेस के अंदर रोल बेस्ड एक्सेस हो, जिसके अंदर you're basically giving roles and you are assigning roles in such a way that you have minimalistic access rights, right? So again, if you recall R back, तो जितने सारे पॉइंट्स R back के थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। कैस्केडिंग ऑथराइजेशन की एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं जिनको आप बेसिकली एक्सेस राइट्स दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं एक्सेस राइट्स। सो एन ने बेसिकली 10 टाइम इक्वल्स टू 10 पर बॉब को एक्सेस राइट दिया कुछ, एंड देन क्रिस को 20 पे दिया, एंड वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे हम एडमिन का समझो एक एक्सेस दे रहे हैं सबको। ठीक है, सो बॉब को मिला, फिर क्रिस को मिला, एंड देन बॉब ने डेविड को दिया टाइम टी इक्वल्स टू 30 पे, और क्रिस ने भी वही एक्सेस दिया डेविड को टी इक्वल्स टू 50 पे। Then David gives the same access at t equals to 40 to ln, and then David gives the same access to Frank at t equals to 60. Now the important point and the giveaway is that if you assume कि ये हमने इसका access revoke कर दिया, हमने ये कभी access दिया ही नहीं, ठीक है। सो अब होगा ये कि डेविड फ्रैंक को दे सकता है एक्सेस क्योंकि उसके पास 50 पे आया और उसने उसको 60 पे दिया, बट डेविड जो एलन को 40 पे दे रहा था वो अब दे नहीं सकता बिकॉज दैट टाइम इक्वल्स टू 30 पे अगर डेविड के पास एक्सेस नहीं होगा तो वो एलन को दे नहीं पाएगा, और 50 पे बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होगा तो वो एलन को दे नहीं सकता, तो ये पूरी चेन टूट जाएगी। सो इन दैट वे बेसिकली यू आर cascading entire authorizations. Now, inference is a very interesting topic. So, inference एक basically security breach होता है database के अंदर यहाँ पर. So, ये basically ये कहता है कि your process of performing authorized queries, but you're deducing unauthorized information from a legitimate response. इसका मतलब ये है कि even though आपने एक authorized query perform की, you are perfectly safe to do that, you're perfectly, it's legal to do that, but आपने उस responses से, एक collection of responses से आपने एक ऐसी चीज़ डिड्यूस की, आपने एक चीज़ ऐसी इन्फर की जो आपको पता नहीं होनी चाहिए थी।
सो इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू आई मीन बाय कि ऑथराइज भी है लेकिन अनऑथराइज चीज़ें उसको मिल रही हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल ये है कि आपके पास आइटम अवेलेबिलिटी कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट है, एंड यू कैन सी इन द ब्लू आई हाईलाइटेड सम ऑफ द रिकॉर्ड्स इन ब्लू विच इज़ विद द हार्डवेयर. तो मैं बेसिकली दो व्यूज़ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है. एक मैंने व्यू क्रिएट अवेलेबिलिटी कॉस्ट पर और दूसरा मैंने किया आइटम डिपार्टमेंट पे. नाउ क्वेरी बहुत सिंपल है, वो बेसिकली ये है कि अवेलेबिलिटी और कॉस्ट लेकर आऊँ फ्रॉम द इन्वेंटरी टेबल वेयर द डिपार्टमेंट इज़ हार्डवेयर. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस मैं आइटम और डिपार्टमेंट फेच करके लेके आ रहा हूँ. नाउ अगर यहाँ पे देखें तो इन स्टोर ऑनलाइन कॉस्ट, मतलब दिस इज़ नॉट बेसिकली डीलिंग विद एनी सिक्योरिटी ब्रीच, राइट. क्योंकि आप बेसिकली ये देख रहे हो कि इन स्टोर है, ऑनलाइन है, एंड उसकी कॉस्ट 7.99 है. दिस इज़ नॉट गिविंग मी मच इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे आइटम पे भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शेल्फ हार्डवेयर, चलो सही है कि शेल्फ एक पार्ट है हार्डवेयर का, लेड है पार्ट हार्डवेयर का. हाउएवर अगर मैंने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन किए, नाउ व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज़ कि मेरे पास ये ओरिजिनल टेबल वापसी आ गया, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि शेल्फ़ की जो प्राइस है वो 7.99 है. ये नहीं पता चलना चाहिए था, क्योंकि मैं इसकी क्वेरी नहीं ले रहा हूँ. मेरे पास वी आर अज्यूमिंग कि व्यू वन डिफरेंट था, व्यू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, एंड देन हम दोनों ने इसको कंबाइन करके, ये चीज़ आनी नहीं चाहिए थी, ये चीज़ यूज़र को नहीं पता चलनी चाहिए थी कि आइटम की कॉस्ट इतनी है. दिस इज़ द होल पॉइंट कि you're authorized to do these things but you're unauthorized to have this information. this is sensitive information. तो यहाँ पे breach हो रहा है. तो इसके दो टेक्निक्स हैं. एक है आप मर्ज करते हैं व्यूज़ को विद सेम कंस्ट्रेंट्स जैसे हमने यहाँ पे किया था, या दूसरा तरीका होता है कि आप उसको फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के थ्रू कर रहे होते हो, मर्ज कर रहे होते हो टेबल्स को, ठीक है. सो यही चीज़ यहाँ पर है कि इसके कॉजेज़ दो रीजंस की वजह से होता है. एक कॉज ये होता है बेसिकली कि आपका जो इंडिविजुअल आइटम है वो इतना सेंसिटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स, ठीक है. या फिर दूसरा कॉज ये है जो उसको बेसिकली एक्सटेंड कर रहा है कि कलेक्शन ऑफ डेटा से आप बेसिकली इन्फर कर सकते हैं अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन ऑफ हायर सेंसिटिविटी और हायर सिक्योरिटी. सो यहाँ पे आपके पास यूज़र है, ठीक है. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस वाई इन्फॉर्मेशन चैनल. यहाँ पे यूज़र है और वो अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है डायरेक्ट सेंसिटिव डेटा से, बट वो ऑथराइज डेटा ले सकता है नॉन सेंसिटिव डेटा से या मेटा डेटा के थ्रू नॉन सेंसिटिव डेटा ले सकता है. और अगर उसके पास इनफ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वो इन्फर कर सकता है सेंसिटिव डेटा. दैट इज़ बेसिकली इन्फ्रेंस. Now how do you protect yourself from these types of attacks? The first thing is कि आप अपना डिज़ाइन जो डेटाबेस का बना रहे हैं वो इस तरीके से बनाएं जिसके अंदर ये attacks possible ना हो. So an example is this employee inference, and this employee has like three different tables: employee salary and employee salary. So employee के अंदर employee number, name and address है, salary के अंदर salary number and salary है, employee salary के अंदर employee number and इसकी salary number है. So for a second we're just going to ignore the start date for now, and अभी हम ये consider कर रहे हैं कि employee और salary जो है that is the information which is going to be taken by the clerk. So the clerk is basically responsible for like creating some sort of like बस डेटा एंट्री के लिए कह सकते हो. और जो एम्प्लॉय की सैलरी है विच इज़ बेसिकली टेलिंग यू कि इस एम्प्लॉय की इतनी सैलरी है, ये सिर्फ एडमिन को पता है. नाउ अगर हम स्टार्ट डेट को इग्नोर करें एक सेकंड के लिए, सो दिस इज़ वेरी सिक्योर बिकॉज क्लर्क को किसी भी तरीके से ये नहीं पता चल सकता कि कौन सी एम्प्लॉय की कितनी सैलरी. बिकॉज देखो एम्प्लॉय नंबर है, सीरियल सॉरी आपके पास सैलरी नंबर है, कोई सिमिलर कोई चीज़ नहीं है जिससे आप कर सकते हो, इन्फर कर सकते हो, राइट. हाउएवर अगर आपने स्टार्ट डेट सैलरी में डाली कि इस बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया, नाउ दिस इज़ अ ब्रीच. बिकॉज अगर क्लर्क को थोड़ा सा हल्का सा भी ये शक हो गया, या अगर क्लर्क ने थोड़ा सा ये नोटिस करना शुरू किया कि भाई ये शायद लास्ट मंडे इसने इस बंदे ने ज्वाइन किया था, या लाइक 2 weeks बैक देयर वाज दिस पर्सन XYZ हु ज्वाइन द कंपनी, तो उसको बेसिकली उसका एक्सेस पता चल जाएगा कि उसकी सैलरी कितनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज नोटिसिंग दिस थिंग which is not in the table, which is not being represented in the table. कि टेबल के अंदर डायरेक्टली इन रिलेशनशिप नहीं पता चल रहा, बट इफ़ ही हैज़ सम प्रायर नॉलेज कि भाई 2 दिन पहले एक बंदे ने
ज्वाइन किया था, तो नाउ ही कैन डायरेक्टली इन्फर कि भाई सिंस ये बंदा 2 दिन पहले ज्वाइन किया था और इसकी सैलरी इतनी लिखी हुई है तो ये इसी बंदे की सैलरी होगी. So this is also like a security breach. So the way how you can defend yourself with this is that you can split your database into multiple tables, जैसे इसमें हुआ था. और आप स्टार्ट डेट को आप एम्प्लॉय में रख रहे हो, तो आप अपनी जो क्या कहते हैं डेटाबेस को डिज़ाइन ही ऐसे कर रहे हो कि आप इन्फ्रेंस को ब्लॉक कर सको. नाउ अगेन इफ़ यू स्प्लिटिंग योर डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स, तो आपकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, यानी कि आपके पास एक्सेस अब स्लो होना शुरू हो जाता है. एंड द रीज़न एज टू वाई दिस अवेलेबिलिटी गेट्स स्लो विल बी एक्सप्लेन एट दिस पार्ट. ठीक है, सो जस्ट बेयर विद मी, दिस पॉइंट विल बी कन्वेड एज टू ये स्लो कैसे हो रहा है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ कि जब क्वेरी रिस्पॉन्ड हो रही है वहाँ पे आप उसको रोको. तो अगर क्वेरी आपने, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेरी आई थी और यहाँ से मैं पता चल रहा था कि हम यहीं पे ब्लॉक कर दें इसको, तो यहाँ पे भी हो सकता है. तो बेसिकली एक रूल्स होंगे और वो उस रूल्स के थ्रू आप ये डिटरमाइन कर रहे होंगे कि ये क्वेरी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, या इन्फ्रेंस डिटेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती. सो आप वहीं पर आप उसको रोक रहे हो. नाउ डेटाबेस इंक्रिप्शन के आपके पास आप डेटाबेस इंक्रिप्ट भी करते हो, राइट. सो इफ़ यू आर इंक्रिप्टिंग योर डेटा, दैट डेटा बेसिकली बिकम्स अ बिट लाइक, क्या कहेंगे, it becomes what, useless. Yes, that was the word I was thinking about. It becomes useless to the hacker, right, or to the attacker. तो डेटाबेस इंक्रिप्ट करने के दो डिसएडवांटेजेस होते हैं. एक डिसएडवांटेज होते हैं की मैनेजमेंट और दूसरी होती है इनफ्लेक्सिबिलिटी. डेटाबेस जो आपके पास होता है, क्या कहते हैं, की मैनेजमेंट का मसला ये होता है कि सिंस आप डेटाबेस को ना एक रिकॉर्ड को भी कर सकते हो, उसके एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स को भी आप कर सकते हो, या पूरे डेटाबेस को आप कर सकते हो, इंक्रिप्ट कर सकते हो. सो इतनी सारी कीज़ को मैनेज करना या डिफरेंट यूज़र्स को कीज़ देना, इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कीज़ भी अगेन कहीं किसी डेटाबेस में सेव हो रही होंगी, राइट. सो keeping all of these like keys and managing them becomes a bit like troublesome at times. And the second thing is कि जितनी आप इतनी डिक्रिप्शन कीज़ और इंक्रिप्शन कीज़ लगा रहे हैं उतना वह इनफ्लेक्सिबल बनेगा, लेस अवेलेबिलिटी आएगी. अगेन जस्ट बेयर विथ मी दिस कि ये इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों आ रही है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. पर बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन टू यू अ बेसिक डेटाबेस इंक्रिप्शन स्कीम. सो आपके पास एक यूज़र होता है, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है और एक जगह है जहाँ पे आपका बेसिकली सारे डेटाबेस स्टोर्ड है. सो सबसे पहले एक यूज़र आया, उसने क्वेरी लिखी, और क्वेरी एक क्लाइंट एक एप्लीकेशन है वहाँ पे जाएगी और वहाँ पर एक क्वेरी प्रोसेसर पे जाएगी. अब क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक थी क्वेरी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम EID ई फोन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DID इक्वल्स टू 15. ठीक है, तो क्वेरी प्रोसेसर यहाँ पे क्या करेगा, इसको इंक्रिप्ट करेगा, इसकी प्राइमरी की को इंक्रिप्ट करेगा और फिर उस क्वेरी को सेंड करेगा सर्वर के पास जो उसकी क्वेरी एक्सिक्यूट करेगा. ठीक है, सो इसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको इंक्रिप्ट कर दिया, इसको 1000 में लेकर आ गया. एंड देन उसकी जो न्यू क्वेरी थी विद द इंक्रिप्टेड वैल्यू उसको सेंड किया सर्वर पर. सर्वर ने बेसिकली अब इसको एक्सिक्यूट किया और उसको रिस्पॉन्ड कर दिया वापसी क्लाइंट के पास. अब क्लाइंट के पास वो वापसी आया, रिज़ल्ट इंक्रिप्टेड का पूरा रिस्पॉन्स आया और उसने उसको फिर डीक्रिप्ट किया एंड देन इट शोड द प्लेन टेक्स्ट बैक टू द यूज़र. ठीक है, वेरी सिंपल. However, now the main problem is that आपके पास क्या कहते हैं, जो अगर एक यूज़र को सारी वो डेटा चाहे जिसके अंदर उसकी एम्प्लॉई की सैलरी लेसर देन 70K है, तो वो ये नहीं कर सकता. नाउ द रीज़न इज़ बिकॉज आप यहाँ पर जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन की एग्जांपल, इसके अंदर हम सिर्फ एक लाइक लेट्स अज्यूम प्राइमरी की को इंक्रिप्ट कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर इंक्रिप्टिंग द एंटायर डेटाबेस, राइट, तो 70K वाली वैल्यू भी इंक्रिप्ट होगी, राइट. एंड ऐसा नहीं है कि वी आर सेइंग कि सिंस 70K जो है वो एक बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए एक बड़ी हम एक इंक्रिप्शन रखेंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इंक्रिप्शन $0 की सैलरी है तो उसकी इंक्रिप्शन ज़रूरी नहीं कि 0 हो बाइनरी में, और 70K की ज़रूरी नहीं कि वो 1001 हो, यानी कि लाइक द ऑर्डर डजंट मैटर ओवर हियर, वो कोई भी रैंडम वैल्यू बाइनरी वैल्यूज असाइन कर देगा.
सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लाइक एक्चुअली फेच दोज वैल्यूज़। यहाँ पर ये बेसिकली ये जो हो रहा है ना, ये मसला जो हो रहा है इनफ्लेक्सिबिलिटी का, कि आप जितना उसको फाइन में तोड़ते जा रहे हैं उतना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पहले वो एक को ट्रैक करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू लाइक डीक्रिप्ट दिस। तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी ऐड हो रही है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वाज मीनिंग बाय कि इनफ्लेक्सिबिलिटी और जो क्वेरी डिटेक्शन, जो डेटाबेस डिज़ाइन पर अगर आप बहुत सारे उसमें तोड़ते हो तो ये मसले आते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने सबको आपने अपनी बाइनरी जो भी थी, ब्लॉक की जो थी, ब्लॉक्स बेसिकली कंटीजियस ब्लॉक्स होते हैं कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर आया, एंड सो सो फोर्थ, और उनको आपने बेसिकली इंक्रिप्ट कर दिया यूजिंग सम की। और जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं इनको आप प्लेस कर देते हैं किसी पार्टीशंस में। सो फॉर एग्जांपल आपने सैलरी को कर दिया 0 to 200 की होगी तो पार्टीशन 1 में, वरना पार्टीशन 2 and 3 एंड सो फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ, और आपके पास ये वैल्यूज़ आ गए। नाउ अगेन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर्ड है, क्योंकि हैकर को या अटैकर को पता चल सकता है कि 1 जो है वो छोटी वाली वैल्यू है, 2 जो है वो सेकंड वाले पार्टीशन, सो ऑन सो फोर्थ। सो द वे हाउ यू कैन मिटिगेट दिस इशू इज़ वेरी सिंपल, एंड दैट इज़ कि तुम उसको बेसिकली रैंडम पार्टीशंस में डालो। सो फॉर एग्जांपल 1 को डालो 601 to 800 को, एंड 2 को डालो 0 to 200 में। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली मेटा डेटा पे, यहाँ पे डेटा ओनर के पास है, इट्स नॉट अवेलेबल टू द यूज़र। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी सिक्योर्ड। Another thing that you can do is that instead of like using encryption you can also use hash as well। तो वो एक और लेयर ऐड कर रहा है सिक्योरिटी की। एंड बेसिकली आप जो अपनी क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे वो बेसिकली ये लिखेंगे कि जो सेकंड पार्टीशन की है वो सारी की सारी वैल्यूज़ लेकर आ जाए। अब वो जब सारी वैल्यूज़ लेकर आएगा सेकंड पार्टीशन में, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लेस दैन 70K की हो। इस केस के अंदर लेट्स अज्यूम, चलो मैं क्वेरी बोल देता हूँ कि EID लेसर दैन 70K की मुझे चाहिए, तो वो पार्टीशन 1 की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा। सो बेसिकली हमें चाहिए थी लेसर दैन 70K की, लेकिन ये 70K to 200 की भी क्वेरीज लेकर आ रहा है। सो यू हैव अ ट्रेड ऑफ ओवर हियर कि आप सम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं अटैकर को, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो like you're also winning and a little bit as well, क्योंकि आप पूरा डेटा अब एक्सपोज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक छोटी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज कर रहे हो। सो इफ़ यू कंपेयर द लेवल ऑफ रिस्क, राइट, जहाँ पर आप पूरा टेबल एक्सपोज कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू एक्सपोजिंग जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई गेस इट्स बेटर टू से कि एक्सपोजिंग लेस इन्फॉर्मेशन इज़ बेटर दैन एक्सपोजिंग एवरीथिंग। सो दैट वाज इट।